सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो जैसा कि क्या है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th बोर्ड सीबीएसई के मैं बात कर रहा हूँ। आपका 19th ऑफ मार्च को एग्ज़ाम है बायोलॉजी का। तो उसके लिए क्या मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्या कहूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चंस में किसी को प्रायोरिटी देना ही है तो आप दें पीवाईक्यूज़ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वही जो पीवाईक्यूज़ हैं वो मैं अपने चैनल पर आपके कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसमें क्या है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज में उठा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्या 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में मैंने पीवाईक्यूज कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब जो मैंने नेक्स्ट चैप्टर उठाया दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उसमें क्या होगा, अगर इन पीवाईक्यूज को आप बहुत अच्छे से देखते हैं और समय देकर चीज़ों को लर्न करते हैं ना, तो समझ लीजिए पूरा का पूरा टॉपिक आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आई स्टार्ट करते हैं विथ फुल ऑफ एनर्जी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, नेम द नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम। बेसिकली पूछ रहे हैं, न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, उसके अंदर हमारा नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट क्या है और पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूँ न्यूक्लियोसोम कहते हैं किसको। बेसिकली कुछ नहीं होता, हमें पता है कि हमारा जो, लेट्स से अगर हमारे पास इस तरीके से कोई सेल है, सेल के अंदर इस तरीके से न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो होता है 1 माइक्रोमीटर का, या फिर 10⁻⁻⁶ मीटर का। जबकि हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है, ठीक है, वो 2.2 मीटर का होता है। कितना होता है, और हमें पता है हमारा डीएनए कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर रखा। न्यूक्लियस 1 माइक्रोमीटर का, जबकि डीएनए 2 मीटर का। तो आप देख सकते हैं डीएनए कितना बड़ा और ये स्पेस कितना छोटा है न्यूक्लियस का। तो क्या करना है, हमें डीएनए को पैक करना है, इस तरीके से आपस में रैप करना है, फिर उलझाना है, करीब लाना है, कंप्रेस करना है, फिर कंडेंस करना है, जिससे कि हमारा ये इतना बड़ा डीएनए इतने कम स्पेस में आ जाए। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम इसकी पैकिंग करते हैं। पैकिंग किस तरीके से होती है, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर समझा देता हूँ सुपरफिशियली। लेट्स से ये हमारे पास एक क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसके अराउंड हमारा जो क्या होता है, डीएनए इस तरीके से रैप कर जाता है। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव के अराउंड जब नेगेटिव रैप होगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल फॉर्म होगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, इस न्यूक्लियोसोम के अंदर नेगेटिवली चार्ज हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, जबकि पॉजिटिवली चार्ज जो हमारा कंपोनेंट होता है वो हिस्टोन होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस होने का ये फायदा रहता है कि स्ट्रक्चर जो होता है आपस में एक दूसरे को बहुत टाइटली बाउंड कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज नेम द एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए इन यूकैरियोट्स। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही और यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं एंजाइम कौन सा यहाँ पर यूज़ होगा, और यूकैरियोट्स की बात हो रही। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आरएनए पॉलीमरेज ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें मालूम है ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा कराई जाती है, वो आरएनए पॉलीमरेज द्वारा ही कराई जाती है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के भी कई टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड्स में इसके अराउंड क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, मैं चाहता इसे स्किप कर देता, नहीं, लेकिन क्या है, इससे बहुत संभावना रहती है कुछ ना कुछ पूछने की। हर साल नीट में भी इससे क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। तो टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जब आपसे पूछे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की बात होती होगी, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करता है तो क्या करना है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए भी उसके जो टाइप्स आते हैं सारे के सारे कौन सिंथेसाइज कराएगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रकार का हमारा जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज सब कुछ करा देता है, यहाँ पर किसी की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर होता है, बहुत नखरे होते हैं। ठीक है, हर आरएनए को बनाने के लिए हर अलग तरीके का आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप देखिए यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक ट्रिक होती है। इस तरीके से अगर आप याद करें, हमेशा याद रहेगा, RST फर्स्ट सेकंड थर्ड, RST फर्स्ट सेकंड थर्ड, R स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए, H स्टैंड फॉर HNRNA एंड T स्टैंड फॉर tRNA। जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखा रहा है यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो बेसिकली R हमारा क्या, राइबोसोमल जो आरएनए होगा वो किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा। तो राइबोसोमल आरएनए में भी 18S, 5.8S एंड 28S। ठीक है, फिर आता है हमारा H और यहाँ पर सेकंड, तो क्या होगा, HNRNA, H स्टैंड फॉर HNRNA। तो HNRNA कौन बन पाएगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है। अब T स्टैंड फॉर tRNA। ठीक है, और ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हमारा, tRNA तो सिंथेसाइज कराएगा, उसके साथ साथ 5S RNA, ScRNA एंड SnRNA। तो ये पूरी का पूरा जो ट्रिक है
ये पूरा आप समझ लें, इसको याद कर लें। प्रोकैरियोट्स के केस में सारा का सारा खेल क्या है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही करवाएगा। जब यूकैरियोट्स पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ ले कि एचएनआरएनए कौन बनवा रहा, तो आप इस तरीके से एच सेकंड यहाँ पर आया तो आप समझ जाना एचएनआरएनए हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। टीआरएनए पूछे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और राइबोसोमल आरएनए पूछे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अगर उसमें राइबोसोमल आरएनए ये वाला पूछ लिया 5s आरएनए, तो समझ जाना आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो ये है बेसिकली, इस चीज़ को आप समझ जाएं। तो नेम्स आर एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए इन यूकैरियोट्स, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और एचएनआरएनए बनवा रहा है। ठीक है, तो एचएनआरएनए हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तो यहाँ पर आंसर हो गया। मैं चाहता सीधा आपको बता देता और स्किप कर जाता, ज़रूरी थोड़ी है आज ये पूछा कल आरएनए पॉलीमरेज थर्ड पे पूछ ले या फिर फर्स्ट पे पूछ ले, तो आप फंस जाएंगे रटी हुई चीज़ पर। तो इस चीज़ को आप याद रखें, स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लें। अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा दूंगा डायग्राम बनाकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें रटने वाली नहीं है, समझने वाली। जेनेटिक्स को बेसिकली समझने की कोशिश करें। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सॉन एंड इंट्रॉन, तो बेसिकली क्या पूछ रहे हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन के बीच में कुछ डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बेसिकली एक्सॉन इंट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से इस प्रकार से हमारा पूरा होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए कितने स्टैंड का होता है, मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने बना दिया आपके लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे डीएनए से हमारा बना, डीएनए से हुई हमारी ट्रांसक्रिप्शन, अब उससे बनता है एचएनआरएनए। क्या बनता है, एचएनआरएनए। इस तरीके से आप देखें क्या बना ये, एचएनआरएनए। बिल्कुल आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, एचएनआरएनए। ठीक है, अब एचएनआरएनए बन गया। तो एचएनआरएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दिस इज एक्सॉन, एंड ये ब्लैक से जो मैंने रिप्रेजेंट किया दिस इज इंट्रॉन। ठीक है, दिस इज एक्सॉन एंड दिस इज इंट्रॉन। तो होता क्या है, जब हमारे पास एचएनआरएनए आ जाता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्सॉन होता है, दूसरा इंट्रॉन होता है। लेकिन बेसिकली एक खेल होता है यहाँ पर कि जो हमारा एक्सॉन होते हैं वो कोडिंग पार्ट होता है, कोडिंग पार्ट, या फिर उसके पास हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हमें क्या डीएनए से हमारे पास जो एचएनआरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई वो हमें प्रोटीन बनाने के लिए, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, जो कि आगे हेल्प करेगा हमारा ट्रेड एक्सप्रेशन में, उसके लिए यूज़ होगी। तो कोडिंग पार्ट के पास क्या होगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये आगे जाना ज़रूरी है। लेकिन इंट्रॉन के पास क्या होती है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है। नॉन कोडिंग पार्ट कह दो या फिर सीक्वेंसेस कह दो आप, इस तरीके से अगर आप कहते हैं नॉन कोडिंग पार्ट कह दो या फिर सीक्वेंसेस कह दो। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो मॉडिफिकेशन हो रही दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो एक्सॉन हमारा कोडिंग पार्ट है, इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो हमें आगे भेजना है, लेकिन इंट्रॉन के पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इसकी जरूरत ही नहीं। तो हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या कर दिया, यहाँ पर रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। तो बेसिकली कुछ नहीं होता यहाँ पर, बहुत सिंपल सी चीज़। अभी मैं फिर से समराइज कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या आ गए, यहाँ पर एक्सॉन आ गए, और ये हमारा बन गया एमआरएनए। तो एमआरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। सबसे पहला हमारा डीएनए था, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, एचएनआरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए के पास दो कंपोनेंट थे, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन था कोडिंग पार्ट एंड इंट्रॉन था नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। इसके पास कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी नहीं इंपॉर्टेंट, तो इसकी कर दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट का मतलब बाद में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो हमने मॉडिफिकेशन करी है उसे कहते हैं पीटीएम या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस नहीं थे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सॉन्स रह गए और एमआरएनए फॉर्म हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं इंट्रॉन और एक्सॉन के बीच में डिफरेंसेस जो लिखे हैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। Exons are the segment in gene which contain coding nucleotide sequence। तो मैं आपको कह रहा था जो exons होते हैं ना component of HNRNA, वो coding sequences होते हैं या फिर coding part होता है। The sequence are ultimately translated into polypeptide, क्योंकि आगे जब हम polypeptide chain की synthesis करते हैं तो ये sequences आगे जाते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी करते हैं। ठीक है, 10 एक्सॉन कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारा आता है इंट्रॉन्स आर सेगमेंट इन जीन्स विच कंटेन नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, फिर ऐसा सेगमेंट होता है जिसके पास क्या होती है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है आगे बढ़ाने के लिए, या फिर ये नॉन कोडिंग रीजन कहलाता है इंट्रॉन। तो 10
दीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ mRNA, क्योंकि mRNA के अंदर नहीं पहुंचते हैं। रिमूव ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ hnRNA, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो आगे हमारे सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स जाते हैं, जबकि इंट्रॉन्स रुक जाते हैं, वहीं पर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही अंतर होते हैं हमारे एक्सॉन इंट्रॉन, ये कोडिंग होते हैं तो इसलिए आगे जाते हैं, इंट्रॉन्स हमारे आगे नहीं जा पाते क्योंकि ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज होते हैं। तो आई होप इन दोनों के बीच में आपको अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेम द एंजाइम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। नेम द एंजाइम दैट ज्वाइंस द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ ए लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं हमारे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं उन्हें जोड़ने के लिए हम कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डीएनए लाइगेज। इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। कि मॉलिक्यूलर ग्लू क्यों कहते हैं, ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास अगर कोई डीएनए है इस प्रकार से, तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है, ये फ्रेगमेंट है, इधर से ये फ्रेगमेंट है, ठीक है, 2 फ्रेगमेंट्स हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं, डीएनए का कोई भी टुकड़ा हो या फिर फ्रेगमेंट हो वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा ना। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है हमारा कौन, मॉलिक्यूलर ग्लू या फिर डीएनए लाइगेज। जब हमारा डीएनए लाइगेज क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है इस प्रकार से, तो दोनों के दोनों फ्रेगमेंट भी तो उसने जोड़ दिए। तो हमारा डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ना है फिर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर है डीएनए लाइगेज। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी, रटने की कोशिश नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ इनिशिएशन कोडोन एंड टर्मिनेशन कोडोन, 2 कोडोन का नाम पूछा हुआ है, ठीक है। इनिशिएशन कोडोन हमारा AUG होता है, जो कि मिथनिन हमारा जो अमीनो एसिड होता है उसके लिए कोड करता है, मैंने बता दिया एडिशनली। ये 2 चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। टर्मिनेशन कोडोन में आता है, मैं आपको ट्रिक बता दूं, जैसे मैंने याद किया था उआ उग उगा, क्या उआ उग उगा, फिर से बता दूं उआ उग उगा, इस तरीके से याद करेंगे। टर्मिनेशन कोडोन हमेशा आपको याद रहेंगे। ये 2 कोडोन आप याद रखें। इनिशिएशन में AUG आता है जिसको, जो कि मिथनिन को कोड करता है, मिथनिन भी कई बार पूछ लेते हैं। टर्मिनेशन कोडोन उआ उग उगा, ठीक है। 2017 का ये हमारा क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट एंड द लिंकेज बिटवीन देम दैट फॉर्म डिऑक्सी गुआनोसिन, ठीक है। तो डिऑक्सी गुआनोसिन की ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका नाम बताइए, और इन जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, लिंकेज का नाम पूछा है बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बनाता हूँ यहाँ पर, ऐसे डायरेक्ट अच्छा नहीं लगता चीज़ों को समझाते हुए। लेट्स से हमारे पास कोई क्या है, अगर इस प्रकार से, अगर ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट है, हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है इस तरीके से। जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डीएनए का जो हमारा एक यूनिट होती है, सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट होती है, क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर पूरा का पूरा एक क्या बनता है, डीएनए का पूरा एक स्ट्रैंड बनता है, और ऐसे ही दूसरा स्ट्रैंड बनता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है हमारा शुगर में भी क्या होती है, पेंटोज शुगर रहती है, ठीक है, 5 कार्बन की शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और फिर हमारा फॉस्फेट होता है। और जब पेंटोज शुगर और हम नाइट्रोजनस बेस को मिलाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो कि हमारा सबसे छोटी यूनिट होती है डीएनए के स्ट्रैंड की, ठीक है, या फिर आरएनए के स्ट्रैंड की, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। लेकिन पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसाइड कह देते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, लाइक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा डिऑक्सी गुआनोसिन क्या दे रखा है इन्होंने, डिऑक्सी गुआनोसिन। अब मैं इसके कंपोनेंट अलग कर देता हूँ, लाइक एक कंपोनेंट तो मेरे हिसाब से है यहाँ पर डिऑक्सी राइबोज, जो कि पेंटोज शुगर है, एक तो शुगर आ गई, क्योंकि बेसिकली ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। तो डिऑक्सी गुआनोसिन हमारा क्या न्यूक्लियोसाइड है, इसका एक तो पेंटोज शुगर आने वाली है, दूसरा हमारा नाइट्रोजनस बेस आने वाला। नाइट्रोजनस बेस में क्या आएगा हमारा, यहाँ पर गुआनिन, क्यों गुआनोसिन है ना यहाँ पर, ठीक है। 2 कंपोनेंट ये बेसिकली यहाँ पर दे रखे हैं,
देखिए नाइट्रोजनस बेस के अंदर ग्वानिन आ गया और पेंटोज शुगर के अंदर हमारा डिऑक्सीराइबोज आ गया। अब लिंक्ड बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो मैं आपको कुछ ऐसी ऊपर से समझा देता हूँ। लेट्स से हमारा ये पेंटोज शुगर है 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे यहाँ पर जाकर ऐसे हमारा ग्वानिन जुड़ा होगा, तो इसे हम क्या कहते होंगे, इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते होंगे। मैंने ऐसे ही ऊपर से आपको समझाया ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें, ठीक है। जबकि मैं चाहता हूँ ऊपर से इस चीज़ को बता देता, मतलब ऐसी सुपरफिशियली यहाँ से पढ़कर बता देता, लेकिन क्या है जब चीज़ों को दिमाग में बैठा लेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या डिऑक्सीगुआनोसिन को आप तोड़ सकते हैं। एक तो डिऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है इसके अंदर विच इज ए पेंटोज शुगर, और दूसरा हमारा नाइट्रोजनस बेस क्या प्रेजेंट है, गुआनिन प्रेजेंट है, लिंक्ड बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हमारा नाइट्रोजनस बेस और शुगर किससे जुड़ती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आइए देख लेते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या कह रहे हैं, नेम द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि हमारा क्रोमेटिन के ऊपर बेसिकली कौन सा ऐसा रीजन होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए फॉर्म कराएगा। तो ये क्या है, 2015 का क्वेश्चन है। क्रोमेटिन के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं, तो इसका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा इस प्रकार से एक थ्रेड प्रेजेंट होता है। क्या थ्रेड धागा। तो डीएनए को कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड माने। क्या माने, थ्रेड माने। फिर जब डीएनए की पैकेजिंग होती है, क्योंकि हमें डीएनए को कम स्पेस में रखना होता है, तो क्या होता है, ये कंडेंस होता चला जाता है, यानी कि पैक, फिर और ज़्यादा कंडेंस होता है, ठीक है। फिर इतना ज़्यादा कंडेंस हो जाता है कि मोस्ट कंडेंस फॉर्म में पहुंच जाता है। दैट इज़ कॉल्ड हमारा क्रोमोजोम। तो ये क्या हो गया, क्रोमोजोम हो गया। तो बेसिकली डीएनए से हमारा ये क्रोमेटिन बना, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज क्रोमेटिन, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए से क्रोमेटिन और फिर क्रोमोजोम बना, ठीक है। और क्रोमेटिन में भी हमारे 2 हिस्से होते हैं। पहला वाला हमारा जो होता है दैट इज यूक्रोमेटिन। क्या, यूक्रोमेटिन। और दूसरा वाला हिस्सा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज हेट्रोक्रोमेटिन। अभी आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यूक्रोमेटिन का मतलब, यू का मतलब होता है ट्रू क्रोमेटिन, के मतलब ये रियल क्रोमेटिन है। तो यहाँ पर इसे ट्रू क्रोमेटिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम डीएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करके बनाते हैं आरएनए। तो जब हम आरएनए बनाते हैं तो हमें डीएनए खोलना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूक्रोमेटिन जो वाला, ये वाला जो डीएनए है यूक्रोमेटिन वाला, तो यहाँ पर ये लेस कंडेंस है या फिर कम इकट्ठा है, तो ईजिली ये वाला हिस्सा यूक्रोमेटिन वाला खुल जाता है और इससे डीएनए का आरएनए बन जाता है। जबकि हमारा जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, इसलिए क्या होता है, ये खुलता नहीं ईजिली, तो डीएनए से आरएनए बनता नहीं। इसीलिए हमारा जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, जबकि हमारा जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेम द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ द क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस। तो यूक्रोमेटिन हमारा इजीली खुल जाता है, लेस कंडेंस होता है, इसलिए हमारा यूक्रोमेटिन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। आई होप इस तरीके से आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं चाहता आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूक्रोमेटिन नाम बता देता, बढ़ जाता नहीं, लेकिन आप चीज़ों को रिलेट करें और दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। So now we are heading towards question number 8. तो give an example of codon having dual function. ऐसे कोडोन का हमें नाम बताना है जिसके 2 फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली AUG दे रखा है हमारा, AUG कोडोन हैज़ डुअल फंक्शन। तो जो हमारा AUG कोडोन होता है उसके 2 फंक्शन होते हैं। इट कोड फॉर मिथनिन। तो ये मिथनिन के लिए कोड करता है। मिथनिन क्या, बेसिकली एक तरह का अमाइनो एसिड होता है, एंड ऑल्सो एक्ट एज ए इनिशिएशन कोडोन फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। जब हमारा पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होती है तो हमारा ये इनिशिएशन, सबसे पहला कोडोन की तरह भी काम करता है। इसी प्रकार से हमारे टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया था, इनिशिएशन कोडोन हमारा AUG होता है, जबकि टर्मिनेशन कोडोन ये होते हैं UA, UG एंड UGA। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें, कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैंने दोनों को मिक्स करके इस सेक्शन में ले लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे जैसे कि 8 क्वेश्चन पूरे कवर हो गए। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिकली एक कंपेरिजन की तरह है कि DNA और RNA के अंदर हमें कंपेरिजन करना है कि कौन हमारा बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो बेसिकली 2013 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया, वाई इज DNA इज बेटर जेनेटिक मटेरियल व्हेन कंपेयर टू RNA। तो अब ये कह रहे हैं कि नेचर ने DNA को ही क्यों
चुना? लाइक आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, तो आरएनए को भी तो जेनेटिक मटेरियल चुन सकता था नेचर, तो डीएनए को ही क्यों चुना? तो अब हम आपको ये रीज़न देते हैं, 4-5 रीज़न यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखे हैं हूबहू, आपको इसी तरीके से लिखना है, ईजिली आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए हमारा बेसिकली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए 2 स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए बेसिकली होता क्या है, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। दिस इज डबल स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। और यहाँ पर क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम इसको क्या देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं तो हमारा क्या करता है, ये स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है इस प्रकार से कि मतलब इसके बीच के जो वो होते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, डीनेचर हो गया। एक्चुअल फॉर्म तो ये होना चाहिए थी ना, स्टेबल फॉर्म, बट क्या होता है एक्चुअली, जब हमारा टेम्परेचर और क्या होता है, जब टेम्परेचर हमारा हल्का सा नीचे आता है, फिर उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, फिर से जिस स्टेट में हमारा डीएनए था वैसे ही बन जाता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन जाते हैं। इसलिए हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, स्टेबल है। समझ रहे हैं आप? तो एक ये इसका प्लस पॉइंट हो गया डीएनए का जेनेटिक मटेरियल होने का। तो यहाँ पे लिख रखा है ना, डीएनए 2 स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक स्ट्रैंड है, तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। ठीक है, सेपरेटेड बाई हीटिंग, अगर उन्हें हम हीट देकर दोनों को सेपरेट करते हैं, कम टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, यानी कि जब टेम्परेचर गिरता होगा दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे स्ट्रैंड वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा रीज़न है, 2 prime OH present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA liable to degradation। तो अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। बेसिकली हमारा जो डीएनए होता है, मैंने आपको बताया था, डीएनए या फिर आरएनए जो होता है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के भी 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, लाइक हमारा शुगर होता है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो आरएनए के केस में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी शुगर होती है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन की जो शुगर होती है, मैं इसी ऊपर सुपरफिशियली चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर स्ट्रक्चर्स को समझें, ताकि आपका ये पॉइंट बस क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मैं बैलेंसी भी अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं करने वाला, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, 1 2 3 4 और ये टोटल हमारे 5 कार्बन्स रहते हैं। तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड दिस इज 5 डैश। तो दिस इज 2 डैश या फिर 2 प्राइम के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ आरएनए। समझ रहे हो आप? तो ये क्या हमारी राइबोज शुगर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, राइबोज शुगर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डैश पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए एनसीईआरटी कहती है लेबाइल टू डिग्रेडेशन। आई होप आपको क्लियर दिखता होगा, वो थोड़ा सा उस साइड पे लिखा है तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर 2 डैश OH प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स आरएनए लेबाइल टू डिग्रेडेशन। लेबाइल टू डिग्रेडेशन का मतलब है, एनसीईआरटी कहती है कि 2 डैश पर OH होना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव केस होता है। अगर कोई भी एंजाइम आकर ईजिली इसको क्या कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिग्रेड कर देगा या फिर इसको ख़त्म कर देगा। समझ रहे हैं? तो क्या है, आरएनए हमारा बहुत ही रिएक्टिव हुआ ना, जबकि हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो अपनी ऐसी जगह सेव करना है, फिर स्टोर करना जो थोड़ा स्टेबल हो, लाइक डीएनए। ठीक है, कि हमारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें कोई बदलाव या अल्टर ना आए। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, डीएनए इससे इवॉल्व हुआ, तो डीएनए के केस में अगर हम स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें राइबोज जो शुगर होती है उसमें डिऑक्सी राइबोज शुगर होती है, कि यहाँ पर 1 डैश 2 डैश पे OH की जगह सिर्फ और सिर्फ H रह जाता है, O हमारा निकल जाता है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर जब OH ग्रुप एब्सेंट होगा तो जाहिर सी बात है हमारा डीएनए का केस क्या ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि OH रिएक्टिव होता है जबकि डीएनए के पास सिर्फ और सिर्फ H होता है यहाँ पर। तो प्रेजेंस ऑफ थाइमीन इन डीएनए इंस्टेड, अब वो वाला रीजन हमारा कंप्लीट हो गया कि 2 डैश OH हमारा होता है इन केस ऑफ आरएनए, तो आरएनए हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम देख लेते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या रीजन दिया गया है, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन इन डीएनए इंस्टेड ऑफ यूरेसिल इन आरएनए प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू डीएनए। तो यहाँ पर क्या पता है, हमें पता है डीएनए के केस में हमारा थाइमीन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए के केस में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यूरेसिल जो होता है मोस्ट रिएक्टिव बेस की तरह काम करता है, तो आप समझ सकते हैं आरएनए कितना ज़्यादा अनस्टेबल रहा होगा, जबकि हमारा थाइमीन क्या होता है,
होता है, थायमीन एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता होगा डीएनए के स्ट्रक्चर को। अब हम अपना फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें देखते हैं। डीएनए इज लेस रिएक्टिव एंड म्यूटेट्स स्लोली। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर जो कोरोना वायरस था वो कितनी जल्दी जल्दी नए नए उसके वेरिएंट्स आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या आरएनए वायरस प्रेजेंट था जो कि बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है, जबकि डीएनए के केस में म्यूटेशन बहुत ही स्लो होती है। आरएनए इज नोन टू बी कैटालिटिक हैंस रिएक्टिव एंड म्यूटेट्स फास्टर। जो हमारा आरएनए होता है, लाइक राइबोजाइम आपने सुना होगा, राइबोसोमल आरएनए एज ए कैटलिस्ट काम करता है, एज ए एंजाइम काम करता है। तो आप समझते हैं एंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्शन करवाना। तो वो खुद में कितना ज़्यादा रिएक्टिव रहा होगा, ठीक है, और बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है या फिर उसके अंदर बदलाव आते हैं। तो यहाँ पर क्या हमने तीन चार पॉइंट जो देखे हैं उसके अंदर क्या देखा, हर तरीके से हमारा जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू आरएनए। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल किसे होना चाहिए, डीएनए को, ना कि आरएनए को। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। सो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर है। आप इसे कई बार बना के देख लें, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम वेयर इज इट फाउंड इन सेल। तो और ये पूछा है कि हमारा न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है, फिर मिलता है। तो 2014 का 3 मार्कर क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन था, तो ईजिली आप बना लेंगे। तो मुझे आपके इसके लिए कुछ क्या है, थोड़ा सा टॉपिक आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मैं ऊपर से ऐसे कह दूँ, तो वो तो आप एनसीईआरटी में खुद भी देख सकते हैं। तो बेसिकली रहता क्या, हिस्टोन हमारी एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा प्रोटीन होती है जो कि क्या होती है, बेसिक प्रोटीन होती है। बेसिक क्यों होती है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने का एक एडवांटेज है कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होगा बहुत अच्छे से इसके अराउंड क्या करेगा, रैप कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे हिस्टोन कितने 5 प्रकार के दे रखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 5 प्रकार के क्या होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। तो हमारे हिस्टोन कितने प्रकार के दे रखे हैं, 5 प्रकार के दे रखे हैं। आप समझ लें ये यूनिट्स हैं कुछ 5 प्रकार की। तो हिस्टोन हमारे 5 प्रकार के दे रखे हैं। हिस्टोन ऑक्टामर किस प्रकार से बनता है, बस वही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये चीज़ें अगर आप भूल भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेसिकली जो वहाँ पर अभी न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको समझाने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी बेसिक्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब बेसिक तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हिस्टोन ऑक्टामर कैसे फॉर्म करता है, ये ऊपर वाले जो 4 होते हैं ये पेयर में आ जाते हैं। लाइक H2A यहाँ पर भी है हमारा, ठीक है, H2A और H2A, तो दो H2A, लाइक दिस इज H2A एंड दिस इज ऑल्सो H2A, सब पेयर में आ जाते हैं। H2B, ये भी H2B, फिर यहाँ पर H3, ये भी H3, H4, दिस इज ऑल्सो H4। तो आप देख सकते हैं बाकायदा पूरा का पूरा एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बन गया। ऑक्टा का मतलब होता है 8 का, मतलब 8 यूनिट्स का स्ट्रक्चर बन गया। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टामर। और हिस्टोन का बना हुआ है इसलिए हम इसको कह देते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो आप समझे हिस्टोन ऑक्टामर क्या चीज़ होती है। तो ये हमारा एक हिस्टोन ऑक्टामर स्ट्रक्चर होता है जिसके अराउंड क्या होता है, इस तरीके से अगर आप माने कि ये हिस्टोन ऑक्टामर हमारा स्ट्रक्चर है, इसके अराउंड हमारा डीएनए रैप करता है आकर, इस तरीके से डीएनए रैप करता है आकर, ठीक है, इस तरीके से डीएनए रैप करता है। और इसकी सीलिंग के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर स्टार्ट करा, यहाँ पर अगर फिनिश है, तो इसकी सीलिंग के लिए, ताकि ये स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल हो और डीएनए बहुत टाइटली इस पर बाउंड कर जाए। तो H1 वाला हमारा रह गया था यहाँ पर स्टोन, तो H1 स्टोन क्या करता है, सीलिंग का काम करता है, एक तरह का गांठ लगाने का। समझ रहे हैं आप ना, कि रस्सी जिस तरीके से हम बांधते हैं। लेट्स से अगर मेरी ये इस तरीके से फिंगर है, इसके राउंड में अगर थ्रेड बांधूँ या फिर धागा यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ पर फिर से लेकर आऊँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हो जो इसको सील कर दे, रोक दे, वरना ये ऐसे करके फिसल कर निकल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं H1 जो होता है वो सीलिंग का काम करता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये गोल गोल जो दे रखा है स्टोन ऑक्टामर, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, 4 यूनिट होगी, पेयर में प्रेजेंट होंगी, तो 4 4 8 हो जाती हैं, तो इसलिए ऑक्टामर कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 यूनिट प्रेजेंट है। तो आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखें, इसे गोल गोल स्टोन ऑक्टामर है, जिसके अराउंड क्या हमारा रेड कलर से डीएनए मॉलिक्यूल रैप है, लपटा हुआ है। फिर अब ये लपटा हुआ है, इसको यहाँ पर रोकने के लिए या सील करने के लिए H1 स्टोन जो हमारा एक रह गया था, 5 प्रकार के थे, वो क्या करता है, इसे सील कर देता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। अब इन्होंने पूछा है कि हमारा न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल के अंदर कहाँ पर मिलता है, तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी भी आगे लिख रखी है मैंने, अब बस देख लीजिए। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। हमें पता है कि हमारा जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है
वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप कर जाता है टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियोसोम आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो बेसिकली हिस्टोन ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जब हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए करते हैं तब वहाँ पर न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है। तो हमारा जो डीएनए होता है वो कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो न्यूक्लियोसोम होगा वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा। तो दे कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, क्रोमेटिन। तो बहुत सारे हमारे इस प्रकार के जो न्यूक्लियोसोम होते हैं मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं, क्योंकि क्रोमेटिन होता है कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, जब हम पैकेजिंग करते हैं तो न्यूक्लियोसोम बनाते जाते हैं, तो पूरा का पूरा क्रोमेटिन तैयार हो जाता है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे से क्लियर